दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं तो कई बार पेपर्स की जानकारी नहीं होने की वजह से या गलत डिसीजन लेने की वजह से या गलत आदमियों के चक्कर में पड़ने की वजह से हमारे साथ धोखा हो जाता है। हमारे साथ ऐसा धोखा होता है कि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हमारा चैन अमन सब खत्म हो जाता है और हमारे पैसे डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी चाहिए, इस पे मैंने मेरे चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखा है। 2-3 वीडियो हैं दोस्तों जो आप जाकर देख सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लेनी चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना चाहिए, हमारे साथ क्या धोखा हो सकता है, हमारे साथ क्या बीत सकती है। मैं आपको एक सच्चे उदाहरण से पूरी बात बताकर जो एक्चुअल कहानी है वो बताऊंगा। ये वीडियो में बिना स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, इसमें मैंने किसी भी बात को न लिखा है न याद किया है और साक्षात जैसा हुआ है वैसा ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई बार अनजाने में या ज़्यादा विश्वास करने के चक्कर में लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जाँच नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है और उससे पहले ही उस प्रॉपर्टी के मालिक को जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको अधिकांश पैसा दे देते हैं और उसके बाद जब टाइटल को क्लियर कराने की बारी आती है, सेलर जब टाइटल कराने में आनाकानी करता है और हमारे लाखों रुपए जब दिए हुए हमें डूबते लगते हैं, तब हमारी सांसें रुकने लगती है, हमारा अमन चैन खराब होने लगता है। ऐसा ही एक सच्चा वाकया मैं बताऊंगा दोस्तों, जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और आप मुझे धन्यवाद जरूर कहेंगे कि सर आपने इस मैटर को सॉल्व किया तो कैसे किया। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदें तो उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है ये जांच लें। वो किसी भी निकाय से रजिस्टर्ड है या नहीं है, किसी भी तरह का उसका टाइटल डिफेक्टिव तो है या नहीं है, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से जानकर अच्छे किसी लॉयर से या प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद ही कोई डील करनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे कोई डील करते हैं तो जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ आपके साथ भी वैसा हो सकता है। आपका भी लाखों रुपया डूबने की नौबत आ सकती है और आपकी नींद और चैन खत्म हो सकता है, परेशान हो सकते हैं आप। इसलिए इस वीडियो में आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए ताकि आपके साथ धोखा न हो। सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, कहानी बताऊंगा कि किस तरह से मेरे एक साथी के साथ धोखा हुआ और वो बाल बाल बचा। अगर मैं उसको सहयोग नहीं करता तो पता नहीं क्या हो सकता था। दोस्तों, मेरे एक साथी को जो कि इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है और सेल करता है, उसको उसके किसी मित्र ने साइड में छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता था, तो उस मित्र के विश्वास में आकर उसने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसका टाइटल अधूरा था, उसका टाइटल क्लियर नहीं था। लेकिन उसने विश्वास दिलाया कि आगे जो पार्टी है उसका जो डील करवा रहा है वो ब्रोकर मेरा दोस्त है, तो आगे वाली पार्टी बहुत सही है, व्यापारी है और आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी, तो आप इस प्रॉपर्टी को खरीद लें। तो मेरे मित्र ने मुझे बिना बताए उस ब्रोकर की बातों में आकर जो बाहर की सिटी की पार्टी थी उस पर उसके ब्रोकर के थ्रू उस डील को कर लिया और उस पे विश्वास करके उसने उसको पैसे की अमाउंट भी दे दिया और एक रिसिप्ट बना ली। दोस्तों, उस प्रॉपर्टी का टाइटल अधूरा था और अधूरा इस प्रकार से था कि उस प्रॉपर्टी के मालिक जिसके नाम से जेडीए की वो प्रॉपर्टी थी और जेडीए की प्रॉपर्टी जिसके नाम थी उस मालिक का निधन हो चुका था और निधन होने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके वारिसों के पास थी। उनके वारिस में उस व्यक्ति की पत्नी, उनका एक बेटा और उनकी 5 बहनें थी। तो टाइटल जो अभी इस वक्त था, डील करने के वक्त था, तो इसमें इस प्रॉपर्टी को अगर कानून की दृष्टि से देखें या मेरे मत की दृष्टि से देखें तो इस प्रॉपर्टी को बेचने का किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि टाइटल किसी के भी नाम नहीं था और जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी थी उसका निधन हो चुका था। तो मेरे मित्र को उस ब्रोकर ने ये कहा कि इसका टाइटल हम आपको सारा क्लियर करवा के दे देंगे और उसके बाद आप जब टाइटल क्लियर हो जाए तब आप इसको बाकी का पैसा दे देना। तो मेरे मित्र ने विश्वास में आकर उस सौदे को एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दे दिए और उस डील की रसीद बनाकर वो चुपचाप बैठ गया कि टाइटल जब क्लियर होगा तो मैं उसका पैसा दे दूंगा और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से ट्रांसफर करवा लूंगा। अब दोस्तों, उस रिसिप्ट के आधार पर ये कंडीशंस तय हुई थी कि उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले टाइटल जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है वो कंप्लीट तैयार करवाएगा और उस प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर होने के 45 दिन बाद उसका पूरा पैसा उस बेचने वाले को देकर वो अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आधी अधूरी
टाइटल की प्रॉपर्टी, कच्ची प्रॉपर्टी किस प्रकार से आपको दुख दे सकती है, उसका ये घटना सच्चा उदाहरण है। तो इसके बाद मेरे मित्र का जो ब्रोकर था, उस ब्रोकर ने उस काम को अपने हाथ में लिया और उसमें उसने जेडीए में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को किसी लीगल एडवाइजर से पूछकर प्रोसेस को चालू कर दिया। तो जैसा कि सबको पता है कि जेडीए में किसी भी काम को करवाने में समय लगता है, एक समय की सीमा होती है, उस सीमा के अंतर्गत उस काम को करना होता है। इसमें कुछ ब्रोकर्स की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने बेचने वाली पार्टी को स्पष्ट कुछ नहीं बताया, पूरा प्रोसेस नहीं समझाया कि जेडीए में कितना टाइम लगता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, टाइटल कैसे ट्रांसफर होगा, ये बात उसको बिल्कुल नहीं बताई गई और उससे उस रिसिप्ट पे साइन करवा लिए गए और इस तरह से वो डील इन्होंने कंप्लीट कर ली। इन्होंने किसी एडवाइजर से प्रोसेस पूछा तो एडवाइजर ने ये कहा कि इस संपत्ति को किसी और के नाम से पहले ट्रांसफर करवाया जाएगा और उसके बाद वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अभी जो भी बेचान इकरारनामा हुआ है वो बिल्कुल अवैध है और उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन ब्रोकर्स ने उस पार्टी को उस सिटी में बुलवाकर उनके नाम से एक हकतरनामा तैयार करवाया। उसमें जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगवाने के बाद उसकी पत्नी और उनकी 5 लड़कियों ने भाई यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक के बेटे के नाम उस प्रॉपर्टी का हकतरनामा बनवा दिया और हकतरनामा बनवाने के बाद उनका एक एग्रीमेंट निष्पादित हुआ, सेल एग्रीमेंट। दोस्तों, अभी भी वो व्यक्ति हकतरनामा उसके नाम से ट्रांसफर होने के बाद भी चूंकि टाइटल उसके नाम से नहीं था तो वो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लीगल रूप से उसका मालिक नहीं था, वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता था। लेकिन उनके बीच एक करार हुआ और उस करार के तहत एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित हुआ और उसमें तमाम शर्तें लिखी गई और उसमें यह कहा गया कि जेडीए से जब भी पट्टा इसका जारी हो जाएगा उसके बाद 45 दिन बाद उसका पेमेंट करके उस संपत्ति को बेचने वाला खरीदने वाले के नाम से ट्रांसफर करवा देगा। अब दोस्तों, हकतरनामा बनने के बाद जब उस प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उस संपत्ति को जेडीए में हस्तांतरण के लिए आवेदन किया, पट्टे के लिए आवेदन किया, तो जेडीए का प्रोसेस कुछ टेक्निकल कारणों से लंबा खिंच गया और इसी दरमियान उस बेचने वाले को पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो वो खरीदने वाले को पंच करने लगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, टाइटल होता है या नहीं होता है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब चूंकि वो एडवांस के तौर पर बड़ी राशि दे चुका था तो जो खरीदने वाला था उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो उसको पैसे न दे तो वो डील कैंसिल हो सकती थी और उसका दिया हुआ पैसा खटाई में पड़ सकता था और अगर दे तो उसको वो पार्टी परेशान कर रही थी, पंच कर रही थी। अब चूंकि जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस मित्र ने ये प्रॉपर्टी इसलिए खरीदी थी कि उसका किसी प्रॉपर्टी को बेचने से वो पैसा आ रहा था और वो पैसा उसका कहीं से आने की वजह से वो इस डील को कर रहा था। लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी वो डील भी खराब हो गई और उसकी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, इसलिए उसके पास वो पैसा आया नहीं। तो वो अब पैसा कहाँ से दे और दे भी तो किस बेस पे दे, क्योंकि वो बेचने वाला उस प्रॉपर्टी का अभी तक मालिक बना ही नहीं था। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच रस्साकसी चलने लगी, एक खेल सा चलने लगा। बेचने वाला पैसे मांग रहा है, देने वाला जब तक टाइटल क्लियर न हो, ये शर्त ही नहीं थी, तो वो पैसा दे ही नहीं पा रहा था। और अंत में ऐसा हुआ कि बार बार उसको पंच करने की वजह से मेरे मित्र ने मुझसे बिना पूछे उसको पहले 5 लाख, फिर 5 लाख और फिर 5 लाख और फिर 4 लाख, ऐसे करके 20 लाख रुपया उसको बारी बारी से दे दिया और वो पार्टी उस पैसे को लेती रही और जमा करती रही। तो इस प्रकार से वो एक्चुअली 45 लाख की डील थी, यानी कि 45 लाख की प्रॉपर्टी की डील थी। तो वो एक्चुअल डील टोटल मेरे साथी को, जो मेरा मित्र था, उसको 55 लाख रुपए में घर में पड़ने वाली थी और 55 लाख रुपए में तमाम खर्चे, जो कि जेडीए के खर्चे थे, पट्टे के खर्चे थे, रजिस्ट्री के खर्चे थे, उसके नाम से खुद की रजिस्ट्री के खर्चे थे, हकतरनामा के खर्चे थे, एडवाइजर और लॉयर के खर्चे थे, ये तमाम खर्चे मिलाकर वो प्रॉपर्टी उसको 55 लाख रुपए में घर में पड़ रही थी। तो उसने 20 लाख रुपए बिना उसका टाइटल क्लियर हुए, बिना जेडीए से उसके ट्रांसफर हुए, उसको 20 लाख रुपए दे दिए और जैसे तैसे करके वो प्रॉपर्टी 3 से 4 महीनों में जब जेडीए से क्लियर हुई और पट्टा उसके नाम से ट्रांसफर हुआ और वो पट्टा मेरे मित्र के जो ब्रोकर था उसको हासिल हुआ, तो उसके बाद उसने, जिसने उस प्रॉपर्टी को बेचा था, उसको कॉल किया कि भाई आप आकर इसका पट्टा बनवा दो, इस पट्टे को आप रजिस्टर्ड करवा दो। जैसा कि एग्रीमेंट में तय हुआ था, आपका पट्टा जिस दिन रजिस्टर्ड होगा उसके 45 दिन के बाद आपको पेमेंट देना है, तो आप एक बार आके पट्टे को रजिस्टर्ड करवा दो और फिर 45 दिन में आपको वो मेरा साथी पेमेंट दे देगा। अब सारा खेल दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, धोखाधड़ी
आपकी सांसें ऊपर कैसे चढ़ जाती है वो अब शुरू होता है। 20 लाख रुपए उसने मेरे मित्र से ले लिए थे और मेरा मित्र बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसने वो डील कर ली थी और उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने उस पैसे को कहीं से अपने दूसरे मित्र से उधार लाकर उसको इंटरेस्ट पे लाकर दिया था। तो इधर जेडीए से टाइटल क्लियर नहीं हो रहा था, इधर उसको इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका था और इधर ये टाइटल क्लियर नहीं हो रहा था। तो वो चारों तरफ से फंस चुका था और वो निराश होकर मेरे पास आया और मुझे सारी बात बताई कि सर मेरे साथ ये हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने उसको कहा कि तुमने ये डील ही गलत की है, तुमको इस तरह से ये डील करनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर कर ली थी एडवांस के तौर पे 1 लाख रुपया दे दिया था, तो बाकी का पैसा जो आपने 19 लाख रुपया उसको और दिया है वो आपको उसको नहीं देना था जब तक उसका टाइटल क्लियर नहीं हो जाता है। और चूंकि आपका एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ था, तो एग्रीमेंट के तहत भी वो आपसे पैसा लेने का अधिकारी नहीं था। तो उसने मुझे ये बताया कि उसने मुझे बार बार पंच किया, पैसों की आवश्यकता बताई और उस आवश्यकता की वजह से मुझे उसको पैसा देना पड़ा। तो मैंने उसको यही कहा कि इस तरह से किसी की आवश्यकता होने पर पैसा ऐसे नहीं दिया जाता है, और जब तक आप लीगल टाइटलधारी नहीं हो, आप बेचने के अधिकारी नहीं हो, तब तक आप पैसा किस बेस पे ले सकते हो। तो उसने ये बहुत बड़ी गलती की और उसका फटेहाल जब मैंने देखा, उसकी रातों की नींद उड़ते हुए देखी, उसका जो सोच विचार देखा, तो मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है, अब इस मैटर को मुझे बीच में पढ़कर सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के तहत 22 सालों से रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूं और अच्छा खासा अनुभव रखता हूं। तो मैंने उस पार्टी से फिर बात किया और उसको ये बोला कि आपका पट्टा रजिस्टर्ड अब आपको करवाना है, पट्टा आपके नाम से जेडीए ने जारी कर दिया है, बाकी के कागजात चैनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके नाम से जारी हो चुके हैं, तो अब आप इस प्रॉपर्टी का पहचान कर सकते हो। और चूंकि आपके और मेरे मित्र के बीच एग्रीमेंट निष्पादित होया हुआ है, तो उसको बरकरार रखते हैं। आप इस पट्टे को आकर रजिस्टर्ड करा दो और 45 दिन में अपना पैसा लेकर चले जाओ और अपनी रजिस्ट्री करवा दो। तो उस प्रॉपर्टी बेचने वाले ने हमारी कॉल का 5 से 7 दिन तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच विचार करता रहा कि अब मुझे क्या करना है, वो प्लानिंग करता रहा। फिर एक दिन अचानक से उसका कॉल आया कि मैं कल आपकी सिटी में आ रहा हूँ और मैं आपका काम करवा दूंगा। तो अब उसकी और मेरी बातचीत चल रही थी और डायरेक्ट मैं उससे बातचीत कर रहा था। मेरे मित्र को मैंने साइड में कर दिया। मैंने कहा अब जो भी मैटर है मैं मेरे लेवल पर इसको कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों, वो मेरी सिटी में आ गया। अब उसने हमको नचाना शुरू किया। सबसे पहले मैं उसको ट्रेन पे लेने गया तो उसने कहा कि मैं इस स्टेशन पे उतरने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर आ जाइए। तो मैं वहाँ पर 1 घंटे खड़ा रहा, लेकिन वो अगले स्टेशन पे पहुँच गया और उसने ये कहा कि मेरा एक रिश्तेदार लॉयर है, उस लॉयर को मैं साथ लेकर आ रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आ जाइए। मैं तो आपको लेने आया था, लेकिन अब आप डायरेक्ट वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुँचना चाहते हैं तो आप वहाँ आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पार्टी 2 से 3 घंटे तक हम वहाँ इंतजार करते रहे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आई। उस लॉयर का भी मेरे पास नंबर था, जिस लॉयर को उसने बताया था मुझे कि वो मेरा मिलने वाला है। तो उस लॉयर को भी मैंने कॉल किए तो लॉयर ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उस पार्टी ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जबकि मेरा मित्र अपने टाइटल को रजिस्टर्ड कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर चुका था, अपनी डीड को तैयार करवा चुका था, जो उसको वापस से उसका मालिक बनने के बाद सेल एग्रीमेंट और बाकी के जो भी दस्तावेज तैयार करवाने थे वो सारे तैयार करवा चुका था, उनका ऑनलाइन पेमेंट कर चुका था। और चूंकि पट्टा रजिस्टर्ड भी उसको कराना था, पेमेंट उसको देना था, तो उसका भी वो ऑनलाइन पेमेंट कर चुका था। अब बेचने वाली पार्टी और उसका लॉयर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, न वो तय समय पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मेरा मित्र परेशान हो गया, उसके माथे पे पसीना आने लग गया, उसके शरीर में कंपन होने लग गया और वो कांपने लगा कि मेरा पैसा इतना दिया हुआ और पार्टी टाइटल को क्लियर नहीं करवा रही है, हमें नचा रही है। और दोस्तों, वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। वो पार्टी अपनी शर्तों पे सारा काम करना चाहती थी, वो उस टाइटल को क्लियर नहीं कराना चाहती थी और उसके मन में 2 गलत बातें आ गई थी, जो कि कैसे आई भगवान ही जानता है, मालिक ही जानता है। वो 2 बातें ये थी, टाइटल को क्लियर होने में जो 3 से 4 महीने का वक्त लगा, तो वो उस राशि का बाकी की राशि जो बकाया थी 45 लाख में, जितने में भी उनका सौदा हुआ था, वो जो 25 लाख रुपए बकाया थे, उस 25 लाख रुपए का 4 महीनों का उससे वो इंटरेस्ट मांगने लगा, इंटरेस्ट की डिमांड करने लगा। दोस्तों, आखिर 3 से 4 घंटे बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो मैंने कहा आखिर बात क्या है, यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है और आप तय समय पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आ नहीं रहे हैं, बात क्या है, आप चाहते क्या हो? तो दोस्तों, उसने मुझे ये कहा कि आपके मित्र से
मेरे को जो पैसा मिलना था, इन्होंने मुझे 20 लाख रुपया दिया है और मेरा 25 लाख रुपया बकाया है, जो कि 3 से 4 महीने हो गए। जेडीए की कार्रवाई में टाइम लगा, तो मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा पैसा मिल जाना चाहिए था और मुझे चूंकि पैसा नहीं मिला है तो मुझे उस पैसे का इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको इंटरेस्ट चाहिए, दूसरा और क्या चाहते हो, इसके अलावा कोई बात है मन में तो वो भी बता दो। तो उसने कहा कि मैं ये इंटरेस्ट लेके पूरा पैसा अभी लूंगा और तभी पट्टे को रजिस्टर्ड कराऊंगा, वरना मैं तो वापस जा रहा हूँ। तब मैंने उसको ये कहा कि भैया, आपके और इनके बीच एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित हो रखा है और उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आप पट्टा रजिस्टर्ड होने के 45 दिन बाद पैसा मांगने के अधिकारी हो, जब वो अपनी रजिस्ट्री अपने नाम से करवाएगा। और अभी आपको सिर्फ जेडीए का पट्टा रजिस्टर्ड करवाना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। और इंटरेस्ट की बात, तो इंटरेस्ट की ऐसी कोई बात आपके बीच हुई नहीं थी, न आपके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसको कोई बात समझ में नहीं आई, न वो कोई बात सुनने को तैयार हुआ। वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट मांग रहा और पैसा भी अभी मांग रहा। और उसने ये बात अड़ा दी कि मेरे को अगर अभी आप पैसा देंगे तो ही मैं आपका पट्टा रजिस्टर्ड कराऊंगा और उसके बाद ही सेल डीड बनवाऊंगा। तो दोस्तों, ये अजीब तरह की मुश्किल थी। एग्रीमेंट की शर्तों को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, किसी भी तरह से कोई बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैंने उनके लॉयर को पकड़ा और उनसे डायरेक्ट बात की। मैंने कहा देखो सर, इस एग्रीमेंट को आप अच्छे तरीके से पहले पढ़ लो और उसके बाद लीगल, अगर आप लॉयर हो तो लीगल तरीके से मुझसे बात करो कि इसमें लिखा हुआ क्या है और आपकी पार्टी डिमांड क्या कर रही है। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये किसी को परेशान करने वाली बात नहीं है? क्या आप किसी को हैरेस नहीं कर रहे हो? आपके मांगने पर मेरे मित्र ने आपको जब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी, वो उस पैसे को देने के लिए बाउंड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने आपको पैसा दिया है, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो, ये कौन सी इंसानियत है? तो वकील महोदय को, लॉयर महोदय को मेरी बात समझ में आ गई कि इसमें जो कंडीशंस लिखी हुई है वो उसके अनुसार उसकी पार्टी नहीं चल रही है। और सामने चूंकि मैं था, जो कि मेरा 22 वर्षों का अनुभव है, तो उस बात को भी वो समझ गए कि यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पर अनुचित मांग नहीं मानी जाएगी और अगर हमने कुछ पंगा किया तो हमारा मामला खटाई में पड़ जाएगा। मैंने उनको स्पष्ट कह दिया, अगर आपने ऐसा गलत किया तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, कानून हम भी जानते हैं और इस केस में हम क्या कर सकते हैं वो सब आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का मेरा ये मतलब है, अपरिपक्व सौदा करने से, जिसका टाइटल आधा अधूरा करने से, विश्वास में आकर, आप मोह में आकर किसी को ऐसे ही पैसा दे देंगे तो वो बाद में आपको नचाएगा, आपके साथ बहुत बुरा करेगा, आपके साथ अनुचित मांग रखेगा और आपको परेशान करेगा, तंग करेगा। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, आप कानून को जानते हैं या आपके साथ ऐसी कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं तो आप इसके आदी हैं, जैसा कि मैं हूं। मैंने अपने 22 सालों के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे ऊंच नीच देखी हैं, तो ऐसे हालात से मैं वाकिफ था कि ऐसी पार्टी से और ऐसे वकील से किस तरह से निपटना है। लेकिन वकील महोदय मेरी बात को समझ गए और उन्होंने, चूंकि वकील हैं तो कानून के हिसाब से ही चलेंगे, वकील कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा। तो उन्होंने मेरी बात को समझ लिया और उस पार्टी को समझाया कि यहाँ पर आप गलत करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए आप इस मैटर को जैसा ये बोलते हैं वैसा कर दो। तो दोस्तों, मैंने बीच बचाव करने के बाद उस पार्टी को पेमेंट देने के लिए तो हम एग्री हो गए। मैंने कहा जब किसी पार्टी से डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो वहां से उस टाइटल को क्लियर करके हट जाना चाहिए, फिर आगे उस पर भरोसा करना नहीं चाहिए। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि आप बकाया पेमेंट की व्यवस्था करो और इस पार्टी को आज फ्री करो, इससे आगे अब हमारा कोई संबंध नहीं रखना है और इससे हमको कंप्लीट तौर से फ्री होना है। तो दोस्तों, मेरे मित्र के पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने कहीं से अपने मित्रों से इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके उस पार्टी का बकाया पेमेंट किया, उससे पट्टे को रजिस्टर्ड करवाया और हाथों हाथ सेल डीड करवाकर उस पार्टी को फ्री किया। तो दोस्तों, इतनी लंबी सारी कहानी आपको बताने का मेरा सेंस सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते हैं तो किसी की बातों में ना आए, किसी के कहने मात्र से किसी को पैसा न दें, किसी के भी आपको झांसे में लेकर किसी तरह की गलत डील बिल्कुल न करें और ऐसा सौदा बिल्कुल न करें जिसके कागजात आधे अधूरे हों या किसी निकाय से उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवाने का काम बाकी हो। जब तक आपका टाइटल जिस व्यक्ति से किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसके नाम नहीं हो, तब तक उस प्रॉपर्टी में हाथ बिल्कुल न डालें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और अगर मैं इस मैटर में बीच बचाव नहीं करता, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, तो मेरा मित्र बहुत मुश्किल में आने वाला था और उसके पैसे जो 20 लाख रुपए थे वो खटाई में पड़ सकते थे। तो दोस्तों, उस मैटर को मैंने बीच में पढ़कर कंप्लीट तरीके से सॉल्व किया और अपने मित्र को ये हिदायत आगे के लिए दी कि अब आइंदा किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है।
आधी अधूरी प्रॉपर्टी जिसका टाइटल क्लियर नहीं हो, उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं खरीदना है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर, सिर्फ उसके मोह पाश में और उन उलझाने वाली बातों में आकर उसको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने किसी तरह का कोई एग्रीमेंट किया है और उसमें शर्तें लिखी हुई है, तो उन शर्तों के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करना है और एक लीगल तरीके से, कानून के तरीके से कंप्लीट टाइटल की प्रॉपर्टी को ही खरीदना है। और पूरे कंप्लीट पेपर्स आपको चेक करने हैं कि वो कंप्लीट पेपर बेचने वाले के नाम से हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी टाइटल की प्रॉपर्टी खरीदनी है, कच्चे टाइटल की प्रॉपर्टी को खरीदना है या नहीं खरीदना है, और किसी के भी बातों में बहकावे में आकर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखने का समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में बताई गई मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, जो कि दिल से एकदम सच्ची बात है, सच्ची घटना है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आगे से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि किसी भी कंप्लीट प्रॉपर्टी को ही खरीदना है, जिसका टाइटल क्लियर हो उसी को खरीदना है। आधी अधूरी प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना है। किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर किसी को भी अनर्गल पैसा ऐसे ही नहीं दे देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।